बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोकेमिस्ट्री। हमने ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट कर लिया है। ग्लाइकोलिसिस में 10 टोटल स्टेप्स हैं। अगर आप ग्लूकोज को फर्स्ट समझ लो तो पायरुवेट 10 नंबर स्टेप होगा। फर्स्ट और 10th के दरमियान 8 और भी स्टेप्स हैं। इस हर स्टेप पे जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है, तो ग्लूकोज 6 फास्फेट तो एंड प्रोडक्ट नहीं है, वो तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, वो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट तो पायरुवेट है। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट क्या हो गया, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट, या फ्रुक्टोज 6 फास्फेट या ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये सारे इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं। तो इतने सारे इंटरमीडिएट्स याद रखना आसान काम नहीं होता। इंटरमीडिएट्स को किसी जगह किसी किताब में इंटरमीडिएरीज भी कहते हैं। जब आप इसको आसानी से याद नहीं कर सकते तो इसके लिए एक ट्रिक मैंने सोचा था। ये ट्रिक मैंने किधर दूसरी जगह से पढ़ा है, ये मैंने खुद नहीं बनाया है, इसलिए शायद ये इतना सोबर नहीं होगा। आई एम सॉरी, लेकिन आपका इससे कौन सा गरज है? आपने तो सिर्फ ट्रिक को यूज़ करके अपने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को याद करने हैं, ठीक है? तो ट्रिक क्या है? ग्रास गाइज फेवर बिग बॉडीज, गुड बॉयज प्रेफर पिंक girls, pretty girls in pink pajamas. Grass guys favor big bodies, good boys prefer pretty girls in pink pajamas. अब इसका तुक कैसे बनता है? ग्रास ग्लूकोज है, गाइज ग्लूकोज 6 फास्फेट है, फेवर यानी पसंद करना, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है, बिग बॉडीज बिस फास्फेट है। तो बिस फास्फेट कौन सा है आपके ग्लाइकोलिसिस में? 1,6 बिस फास्फेट है। गुड ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है। गुड बॉयज, तो बॉयज फिर बिस फास्फेट है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड बिस फास्फेट के बाद 1,3 बिस फास्फेट, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के बाद 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट है। अच्छा, 7 नंबर पे प्रेफर। आपको पता है कि 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट के दरमियान एक एटीपी और एडीपी का भी एक मॉलिक्यूल बनता है, तो एक फास्फोरस ये लूज करता है, लिहाजा ये 3 फास्फोग्लाइसरेट बनता है। तो प्रेफर का मतलब है तरजीह देना, वो क्या है? 3 फास्फोग्लाइसरेट। और अगला जो है ना प्रिटी, तो पी से क्या बनता है? 2 फास्फोग्लाइसरेट। और इतना सा तो आपको पता होगा कि सिर्फ पोजीशन चेंजिंग है, यहाँ पर म्यूटेज एंजाइम था। अच्छा, प्रिटी गर्ल्स इन पिंक पजामाज, पिंक फास्फोइनोल पायरुवेट और पजामा पायरुवेट, ठीक है? इसकी मैं ये स्नैप भी आपको देखो, इसको आप इस तरह भी देख लो और आपको वीडियो भी आएगा। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है जो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से शायद आपके लिए मज़ीद आसानी होगी, लेकिन अगर किसी की मेमोरी बहुत अच्छी है और वो सारे इंटरमीडिएट्स को याद रख सकता है तो वेल एंड गुड, उसको किसी ट्रिक या फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस है, आपको पता है इसमें पायरुवेट बनता है। पायरुवेट एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अब इससे मज़ीद एनर्जी हम ग्लाइकोलिसिस के ज़रिए नहीं ले सकते, इसलिए
कि पायरुवेट को मजीद चलाने के लिए जो एंजाइम्स हमें चाहिए वो साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में अवेलेबल नहीं है। वो एंजाइम्स अवेलेबल हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अब ये जो पायरुवेट है ये इंटर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होगा तो इससे मजीद एनर्जी एक दूसरे पाथवे के जरिए हासिल होगी और उस पाथवे से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ग्लाइकोलाइसिस से तो सिर्फ 2 ATPs मिल गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ATPs आपको मिलेंगी, एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन मसला ये है कि कुछ सेल्स ऐसे हैं जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल है, कुछ सेल्स ऐसे हैं जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, RBCs में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अब RBCs में कभी भी पायरुवेट से आगे एनर्जी हासिल नहीं होगी। तो पायरुवेट को मजीद ATPs हासिल करने के लिए शर्त ये है कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो। RBCs में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, बाकी सेल्स में पायरुवेट से मजीद एनर्जी हासिल होती है, इसलिए उनमें माइटोकॉन्ड्रिया है। दूसरी शर्त, पायरुवेट से मजीद एनर्जी हासिल करने के लिए ऑक्सीजन होना बहुत लाजमी है। RBCs में तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ऑक्सीजन उनके अपने इस्तेमाल के लिए नहीं है। वो पूरी ईमानदारी से उस ऑक्सीजन को लंग्स से बाकी सेल्स और टिश्यूज तक सिर्फ ट्रांसपोर्ट या कैरी करते हैं, यूज़ नहीं करते। पूरी ईमानदारी के साथ सिर्फ ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे आप में से कोई बहुत बड़ा ईमानदार बच्चा हो, मैं उसको कोई चीज़ दे दूँ कि ये फलाने आदमी तक पहुंचा दो, और वो पूरी अच्छे तरीके से उसके पास पहुंचा दे, रास्ते में कोई कमी बेशी न करे। तो RBCs समझ लो कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए पायरुवेट का पाथवे आगे RBCs में नहीं चलेगा, बाकी सेल्स में चलेगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर नोट करना चाहते हो तो जिन सेल्स में ऑक्सीजन नहीं होता वहाँ पर पायरुवेट लेक्टेट या इसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड या लेक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड या लेक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये लेक्टेट बाद में पायरुवेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। वो एक और पाथवे है जो कि इस वक्त हमारा मकसद नहीं है, लेकिन वैसे इंटरेस्ट के लिए एक बात करता हूँ। जब आप एनारोबिक एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज करते हो, वो अक्सर लोग ना जिम में जो करते हैं बहुत ज़्यादा वो मंडल उठाते हैं और क्या क्या करते हैं, और बंडल होते हैं कि डंबल उठाते हैं और वो पुशअप्स और जब बेतहाशा करते हैं ना, तो उनकी बॉडी अभी एक्लेमेटाइज नहीं होती, लिहाजा उनके सेल्स को ऑक्सीजन उस रेशो से और उस रफ्तार से नहीं मिलता जिस रफ्तार से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बहुत हेवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर पायरुवेट से लेक्टेट बनता है, और लेक्टेट में मसला ये है कि ये मसल के लिए थोड़ा सा पेनफुल होता है। तो इसलिए अगले दिन ऐसा जो हेवी एक्सरसाइज आज कर ले तो अगले दिन उनकी हर जगह दुख रही होती है, ख़ासकर वो जगह दुखती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया हो। जैसे पुशअप्स किए हो तो आपके बाजू दुख रहे होंगे, या अगर आपने हेवी बहुत ज़्यादा रनिंग की हो तो आपकी टांगें दुख रही होंगी। तो ये लेक्टेट की वजह से होता है कि लेक्टेट जो है ना वो फिर उन मसल्स में जब जितनी ज़्यादा देर रहे वहाँ पर पेन प्रोड्यूस करता है। ये एक जनरल सी ऐसे इंटरेस्ट की बात थी। अब पायरुवेट कभी भी डायरेक्ट एंटर नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके लिए पायरुवेट को एक ट्रांजिशन के स्टेट से गुजरना पड़ता है।
वो क्या है, अब मैं आपको वो बताऊंगा कि वो ट्रांजिशन स्टेट क्या है जिसमें पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है किसी दूसरे प्रोडक्ट पे। बिजली चली गई। अच्छा, वो मतलब जो क्या नाम है, आवाज़ तो वैसे भी आपको आ रही है, वो जो एक ट्रांजिशन स्टेट है वो मैं आपको एक शॉर्ट सा है वो पढ़ाऊंगा, उसके बाद अगला जो पाथवे है मैं आपको वो बताऊंगा। तो बिजली भी चली गई, ये वीडियो मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो बताता हूँ।